हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोयल केकेएम कॉलेज जमुई आपके सामने मुखातिब हूँ। आज आपके लिए बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 कंपैरेटिव गवर्नमेंट से संबंधित है। इस व्याख्यान का शीर्षक है अमेरिकी तथा स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की तुलना। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघीय व्यवस्था के स्वरूप का स्पष्ट एवं निश्चित प्रावधान किया था। अमेरिकी संविधान में संघात्मकता के सभी लक्षण मौजूद हैं, इसलिए इसे संघात्मक संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी कारण केसी हियर ने इसे आदर्श संघ की संज्ञा दी है। विशेषताएं। अमेरिकी संघीय पद्धति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित प्रलेख तथा उसमें बाद में किए गए संशोधन अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगी और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। केंद्र या राज्य के कानून जो संविधान के विरुद्ध होंगी अवैध समझी जाएंगी। दूसरा पॉइंट, दोहरी शासन व्यवस्था। अमेरिका में 2 स्तरों पर शासन व्यवस्था संगठित की गई है, संघीय स्तर पर तथा राज्यों के स्तर पर। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए दोनों ही स्वतंत्र हैं। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप में अपनाया गया है। प्रारंभ में राजमंडल का गठन किया गया था, जो बाद में चलकर पूर्ण संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। 13 राज्यों से प्रारंभ किए गए अमेरिकी संघ में आज 50 राज्य हैं। तीसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं 8 और 10th उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कुछ शक्तियां संघ सरकार को सौंपी गई हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार में निहित कर दी गई हैं। संविधान के द्वारा कुछ अधिकारों के संबंध में राज्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संविधान के 10वें संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि वे शक्तियां जो संघ को नहीं सौंपी गई हैं और जो राज्य के लिए प्रतिबंधित नहीं की गई हैं, राज्य या लोगों के लिए संरक्षित या सुरक्षित रहेंगी। चौथा पॉइंट, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। 5वां पॉइंट, दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहाँ संघ और राज्य के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जिस राज्य में वह निवास करता है। सर्वोच्च न्यायालय के डेड स्ट्रोक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। 6वां पॉइंट, सीनेट में इकाइयों की समानता। अमेरिकी सीनेट में सभी इकाइयों को समानता के आधार पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है।
कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी राज्यों को जनसंख्या तथा आकार का ध्यान दिए बिना 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अवसर दिया गया है। वर्तमान समय में अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। 7वां, अक्षुण्ण प्रादेशिक अखंडता। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। संविधान के 4th अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य के उसकी सहमति के बिना न तो उसके भूभाग का कोई हिस्सा बाहर निकाला जा सकता है और न ही 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का रूप दिया जा सकता है। 8वां पॉइंट, संविधान संशोधन में संघ और इकाइयों का समान अधिकार। अमेरिकी संघीय इकाइयों को संविधान के संशोधन संबंधी कार्य में भाग लेना की पूरी शक्ति प्राप्त है, यानी संघ और राज्यों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। संघीय कांग्रेस द्वारा पारित संशोधन अधिनियम तब तक का लागू नहीं होंगे जब तक कि 3/4 राज्यों का उस पर अनुसमर्थन प्राप्त न हो गया हो। इतना ही नहीं, राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के उपयुक्त विशेषताओं के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका में संघीय शासन के अनेक तत्व मौजूद हैं। इस कारण अमेरिका को संघीय शासन कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। संघीय लक्षणों के आधार पर C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि अमेरिकी संविधान विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान है। वास्तव में अमेरिका संघवाद का गिरीह है। स्विट्जरलैंड संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। संघवाद वह मूल सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था आधारित है। स्विस संविधान की धारा 1 में कहा गया है कि स्विस राजमंडल 22 संप्रभु संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। यद्यपि स्विस संविधान में संघ के स्थान पर राजमंडल कन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन केसी वीयर के मतानुसार राजमंडल शब्द को संघ का पर्यायवाची मानना ही उचित होगा। इस कथन की पुष्टि वहाँ के संविधान की प्रस्तावना से भी होती है कि स्विस राजमंडल की स्थापना का उद्देश्य कैंटनों के संघ को सुदृढ़ बनाना तथा उसके द्वारा स्विस राष्ट्र की एकता, शक्ति और सम्मान की रक्षा और वृद्धि करना है। तत्वों को जानने के लिए स्विस संघीय व्यवस्था में संघात्मकता के लक्षणों तत्वों को जानने के लिए निम्नांकित विशेषताओं पर गौर करना आवश्यक होगा। पहला, दोहरी शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में दोहरी शासन व्यवस्था अपनाया गया है। वहाँ की केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त कैंटनों और अर्ध कैंटनों की अलग अलग सरकारें हैं। स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन हैं जिनकी अलग अलग सरकारें हैं। संघ की राज्य परिषद में प्रत्येक कैंटन को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन अर्ध कैंटन को मात्र 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। स्विट्जरलैंड में संघ और कैंटनों के बीच शक्तियों का विभाजन अमेरिकी व्यवस्था के आधार पर किया गया है। संघ सरकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है और अवशेष अधिकार कैंटनों में निहित माने गए हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें शासन के मामले में बराबर की स्थिति में है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं तथा दोनों को अपने अपने क्षेत्र में विधि निर्माण करने तथा प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार है। तीसरा पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च संविधान की व्यवस्था की गई है। वहाँ संविधान कठोर तथा उसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन वहाँ का संविधान अमेरिका की तरह सर्वोच्च स्थान नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जनमत संग्रह, प्रस्तावना आदि का महत्व संविधान से ज़्यादा है। चौथा, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना की गई है, लेकिन अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था की तरह संविधान के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं है।
वहाँ के संघीय न्यायालयों को संघ या कैंटनों के अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार जनता को प्राप्त है। 5वां, इकाइयों की समानता। अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड में भी इकाइयों की समानता का सिद्धांत अपनाया गया है। प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान है। सबों के नागरिकता संबंधी नियम अलग अलग हैं। स्विस विधानमंडल के उच्च सदन के लिए प्रत्येक कैंटन को 2-2 तथा अर्ध कैंटन को 1-1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। राज्य परिषद या उच्च सदन में 46 सदस्य हैं। 6ठा पॉइंट, संविधान संशोधन में समान अधिकार। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन लाने में संघ और कैंटनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन तभी पारित समझा जा सकता है जब कम से कम आधे कैंटनों का अनुसमर्थन प्राप्त हो। संघ की तरह कैंटनों को भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है। स्विस संघीय व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताओं के अवलोकन के तत्पश्चात यह स्पष्ट होता है कि स्विट्जरलैंड में संघीय लक्षणों की व्यापकता है। वर्तमान दौर में आज का राज्य लोकतांत्रिक राज्य है और संघात्मक व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होती है। स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिकी संघ से तुलना। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था चूँकि अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, इसलिए दोनों की तुलना अप्रासंगिक नहीं होगी। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में संशोधन का अधिकार संघ तथा इकाइयों को प्राप्त है, किंतु स्विट्जरलैंड में इकाइयों को सिर्फ पुष्टि का ही अधिकार है। प्रस्तावित करने का अधिकार जनता को दिया गया है, जबकि अमेरिकी शासन व्यवस्था में यह अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। स्विस कैंटनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से संधि करने का अधिकार एवं सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है, जबकि स्विस संघीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे रूप में टैक्स लगा सकती है, जबकि स्विट्जरलैंड की केंद्रीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अमेरिका में संघ सरकार संघीय विधियों को लागू करने में पूर्ण सक्षम है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय विधियों को लागू करने के लिए कैंटनों की सहायता लेनी पड़ती है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के बावजूद स्विट्जरलैंड की संघ सरकार अमेरिका की तरह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाई है। अमेरिकी तथा स्विस संघीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि दोनों संघों में बड़ा अंतर है। इसके बावजूद इसमें कुछ समानता के तत्व भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही संघों के लिखित संविधान हैं। समान शक्तियों का विभाजन है, जिसमें गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। दोनों संघों में इकाइयों के अपने अपने पृथक संविधान हैं। संघ से पूर्व दोनों राज्य मंडल थे, सीनेट अमेरिका और राज्य परिषद स्विट्जरलैंड में समान प्रतिनिधित्व वहाँ की इकाइयों को प्राप्त है। दोनों संघों में दोहरी नागरिकता के साथ साथ दोहरी शासन व्यवस्था है। दोनों देशों में संघ सरकार सर्वोच्च है। संघ तथा इकाइयों के बीच एक संघर्ष और मतभेद होने पर संघ सरकार की प्रधानता कायम रहती है। निष्कर्ष, अमेरिकी तथा स्विस संघीय व्यवस्था के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दोनों ही संघीय व्यवस्थाओं को पर्याप्त समानताएं एवं असमानताएं हैं। वस्तुतः दोनों ही संघीय व्यवस्था की अपनी अपनी विशेषता है, जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि आधारों पर आधारित है। धन्यवाद।